Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and government sources. So let's start our session. Our first topic is the Chief Minister appointment, power, function and position. तो चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट, उससे रिलेटेड पावर और फंक्शन और उसके पोजीशन के बारे में हम जानेंगे. जनता दल यूनाइटेड प्रेसिडेंट नीतीश कुमार हैज बीन इलेक्टेड लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेजिस्लेचर पार्टी इन बिहार. ही विल नाउ टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म. जो जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट है नीतीश कुमार, उनको इलेक्ट किया गया लीडर के तौर पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेजिस्लेटर पार्टी इन बिहार के. वो जो है ओथ लेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए. अपॉइंटमेंट, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द मिनिस्टर एज इट हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर. जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा. आर्टिकल 164 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसका चीफ मिनिस्टर हेड होगा, एड और एडवाइस करने के लिए गवर्नर को. After general election to the state legislature assembly, the party or coalition group which secure majority in the house elect its leader and communicate his name to the governor. The governor then formally appoint him as the chief minister and ask him to form his council of minister. जनरल इलेक्शन के बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पार्टी व कोलिशन ग्रुप होता है जिसको कि मेजोरिटी मिला है हाउस में, वो इलेक्ट करता है अपना लीडर को और कम्युनिकेट करता है उसका नाम गवर्नर को. गवर्नर उसके बाद फॉर्मली अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और उसको बोलता है कि वो फॉर्म करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. When no party get a clear majority in the state legislative assembly, the governor normally asks the leader of single largest party to form the government. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. उस समय गवर्नर जो है नॉर्मली बोलता है लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कि वो गवर्नमेंट बनाए. टेन्यूर क्या होता है? तो थियोरेटिकली द चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द चीफ मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यूज टू बी द लीडर ऑफ द मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. थियोरेटिकली जो चीफ मिनिस्टर है वो होल्ड करता है ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर के, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है? चीफ मिनिस्टर तब तक ऑफिस में बने रह सकते हैं जब तक कि वो कंटिन्यू करे लीडर ऑफ द मेजोरिटी का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको सपोर्ट हो. द गवर्नर कैन डिसमिस हिम इन केस ही लूज हिज मेजोरिटी सपोर्ट. और गवर्नर उनको डिसमिस कर सकता है अगर वो लूज कर दे अपना मेजोरिटी सपोर्ट को. द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ऑल्सो रिमूव हिम बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट हिम. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी उनको रिमूव कर सकते हैं पास करके एक वोट उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का. पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो पावर ऑफ फंक्शन चीफ मिनिस्टर को दिए गए हैं टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, ये एड करते हैं और एडवाइस करते हैं गवर्नर को. द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के. ही इज द लीडर ऑफ हाउस, वो लीडर होते हैं हाउस के. ही हैज टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है गवर्नर से जितने भी डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर स्टेट के, ये बताना पड़ता है गवर्नर को. ऑल दी पॉलिसीज आर अनाउंस बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. सारे ही पॉलिसी उनके द्वारा अनाउंस किया जाता है फ्लोर ऑफ द हाउस में. ही रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर. वो रिकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नर को. ही एडवाइज द गवर्नर रिगार्डिंग समनिंग प्रोरोग द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को समन भेजने को लेके व प्रोरोग करने को सेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का फ्रॉम टाइम टू टाइम. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूज कैन गेट बेल इफ प्रोब इज नॉट ओवर इन टाइम. यानी एक्यूज को बेल मिल सकता है अगर प्रोब समय पे नहीं किया गया तो. In a judgment, the Supreme Court has held that an accused, irrespective of the merit of case against him, should be granted default or compulsive bail if the investigating agency does not complete the probe within a prescribed time limit. एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एक्यूज है रेस्पेक्टिव ऑफ मेरिट ऑफ केस जो उसके खिलाफ है उसको बेल मिल सकता है, डिफॉल्ट व कंपल्सिव बेल, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो नहीं कंप्लीट करता है प्रोब को एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में तो उनको बेल देने का प्राविधान है. प्रोविजन इन दिस रिगार्ड, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है, एन एक्यूज हैज एन इनडिफेसेबल राइट टू डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 3(2) of the Code of Criminal Procedure if the probe agency failed to complete the investigation on time. जो एक्यूज है उसके पास अधिकार है इनडिफिसेबल राइट को डिफॉल्ट बेल मिल सकता है अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर अगर प्रोब एजेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन को समय पे
Under Section 167, an accused can be detained in custody for a maximum of 90 days for a crime punishable with death, life imprisonment, or a sentence of over 10 years. It is 60 days of detention if the fraud related to any other offense. जो सेक्शन 167 है उसके अंतर्गत जो एक्यूज है उसको डिटेन किया जा सकता है कस्टडी में मैक्सिमम 90 डेज के लिए अगर क्राइम पनिशेबल है डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट व सेंटेंस है ओवर 10 ईयर का, और वो 60 डेज डिटेंशन है अगर प्रोब रिलेटेड है किसी और ऑफेंस से. Also, magistrate have it mandatory inform the accused, especially those from the poor section, of their statutory right to apply for default bail. और मैजिस्ट्रेट को मैंडेटरली हो जाता है कि वो इन्फॉर्म करे एक्यूज को, स्पेशली जो कि पुअर सेक्शन है उनको बताए कि उनका स्टैट्यूटरी राइट है कि वो अप्लाई कर सकते हैं डिफॉल्ट बेल के लिए. रीजन ऑफ इंक्रीजिंग अंडर ट्रायल इन प्रिजन. क्या रीजन है कि बहुत ज्यादा अंडर ट्रायल है प्रिजन में? ओवरबर्डन जुडिशियरी इज अ मेजर रीजन फॉर द डिले इन जस्टिस. जो ओवरबर्डन जुडिशियरी है ये सबसे बड़ा रीजन है जो जस्टिस में डिले होता है. पुलिस एंड प्रिजन ऑफिशियल ऑफन फेल टू फुलफिल देयर रोल लीडिंग टू लॉन्ग डिले इन ट्रायल्स. जब पुलिस एंड प्रिजन ऑफिशियल है वो ऑफन फेल करते हैं, फुलफिल नहीं कर पाते अपने रोल को, इसके कारण भी डिले होता है ट्रायल पे. Most of the under trial come from disadvantaged social group. Several surveys have shown that 50 to 55% of the under trial are from minority community and Dalit. जो ज्यादातर अंडर ट्रायल है वो डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप से आते हैं और बहुत सारे सर्वे ने ये बताया है कि 50 से 55% जो अंडर ट्रायल है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी व दलित से आते हैं. Lack of resources constrict their ability to seek out lower and hostile police and prison authority are rarely of help. Despite a 1980 Supreme Court ruling that Article 21 of the Constitution entitled prison to fair and speedy trial as a part of their fundamental right to life and liberty. कि जो रिसोर्स की कमी है और जो वो लॉयर नहीं मिल पाता और जो हॉस्टाइल पॉलिसी व प्रिजन अथॉरिटी है वो जो कि मदद नहीं करता है, जबकि 1980 में ही सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था आर्टिकल 21 को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रिजनर को फेयर और स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड किया जाए क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत. नेक्स्ट टॉपिक हमारा द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. तो जो शेड्यूल ट्राइब्स व अदर फॉरेस्ट ड्वेलर है उनका रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को लेके. रिव्यू पिटिशन ऑफ ओवर 1000 ट्राइबल फ्रॉम मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका फॉर रिकॉग्निशन ऑफ देयर क्लेम ओवर फॉरेस्ट लैंड अंडर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हैज बीन रिजेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटी. जो रिव्यू पिटिशन फाइल किया गया था ओवर 1000 ट्राइबल के द्वारा मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका पे कि रिकॉग्नाइज किया जाए तो उनका क्लेम है फॉरेस्ट लैंड को लेके अंडर शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016 के अंतर्गत उसको रिजेक्ट कर दिया गया है लोकल अथॉरिटीज के द्वारा. व्हाई द पिटिशन वर रिजेक्टेड? ये जो पिटिशन था ये क्यों रिजेक्ट किया गया? दे हैड फेल्ड टू फर्निश एविडेंस टू सब्सटेंशिएट द क्लेम ऑफ देयर स्टे इनसाइड द फॉरेस्ट. वो जो थे फेल कर गए, नहीं प्रोवाइड कर सके एविडेंस सब्सटेंशियल जो कि ये क्लेम को प्रूव करे कि वो इनसाइड फॉरेस्ट स्टे करते थे. Expressing concern over such decision, experts have said that in a country where maintaining record of evidence and document were a recent phenomena, expecting tribal to provide record to substantial claim that they live inside the forest before their eviction in 1972 was a ridiculous and was in contravention of the concept of natural justice. जो एक्सप्रेसिंग कॉन्सर्न जो है इस डिसीजन को लेकर कुछ कहा है, जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि कंट्री पर जहाँ पर रिकॉर्ड और एविडेंस को डॉक्यूमेंट को रख पाना इतना कठिन है, ये यार रिसेंट फिनोमिना है, हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्राइबल प्रोवाइड करा रिकॉर्ड और सब्सटेंसिव क्लेम कि वो रहते थे फॉरेस्ट के अंदर बिफोर इविक्शन ऑफ 1972. ये एक रिडिकुलस होगा और ये कॉन्ट्रावेंस करेगा, जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा. इश्यू क्या है? द रिव्यू ऑफ देयर क्लेम फॉलोड ए कर्नाटका गवर्नमेंट डायरेक्टिव व्हिच वाज वारंटेड एज ए कंसिक्वेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन ए केस क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ एफआरए. जो रिव्यू था क्लेम का जो कि फॉलो किया गया कर्नाटका गवर्नमेंट के डायरेक्टिव पे, वो वारंट कर रहा था कि जो कंसिक्वेंस है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो कि एक केस क्वेश्चन कर रहा था वैलिडिटी को लेके फॉरेस्ट राइट एक्ट का. सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही ऑर्डर किया था कि एविक्ट किया जाए जो नियरली अ मिलियन पीपल अक्रॉस इंडिया के जो कि क्लेम कर रहे हैं अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसको रिजेक्ट किया गया था. बट द कोर्ट स्टेड इट अर्लियर ऑर्डर एंड डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल ए रिव्यू पिटिशन एंड सबमिट अ रिपोर्ट. लेकिन कोर्ट ने इस पे बाद में स्टे लगा दिया था और डायरेक्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो फाइल करे एक रिव्यू पिटिशन और सबमिट करे एक रिपोर्ट इससे रिलेटेड. What court have been done? कोर्ट ने क्या इसके बाद होना चाहिए? In such cases, the authorities should first recognize the right and subsequently provide alternative solution by the way of rehabilitation instead of rejecting the claim.
ऐसे केसेस में अथॉरिटी को पहले तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि उनका अधिकार क्या है और सब्सिक्वेंटली उनको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि रिहेबिलिटेट करे इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग देयर क्लेम, कि उनका क्लेम को रिजेक्ट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनको कहीं तो जाना है तो उनको रिहेबिलिटेट करना ही एक सॉल्यूशन है, तो ये करना चाहिए अथॉरिटी को। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है? द एक्ट पास इन 2006 ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू द राइट ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। ये जो एक्ट पास किया गया था 2006 में, ये ग्रांट करता है लीगल रिकॉग्निशन, जो राइट है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज का, राइट अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो अधिकार मिला है, पहला टाइटल राइट, दैट इज ओनरशिप टू लैंड दैट इज बीइंग फार्म्ड बाय ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर एज ऑन 13 December 2005, subject to a maximum of 4 hectare. Ownership is only for land that is actually being cultivated by the concerned family as on that, meaning that no new land are granted. टाइटल राइट जिसमें ओनरशिप की बात की गई है, तो उसमें क्या है, जो फार्म किया गया ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर के द्वारा एज ऑन 13 December 2005 में, उसमें भी सब्जेक्ट मैक्सिमम 4 हेक्टेयर होना चाहिए और ओनरशिप सिर्फ उसी लैंड पर मिलेगा जो कि एक्टिवली कल्टिवेट किया जा रहा है कॉन्सर्न फैमिली के द्वारा उस समय पे, मीनिंग दैट कोई भी न्यू लैंड को नहीं इसमें ग्रांट किया जा सकता है। यूज राइट टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑल्सो इंक्लूड ओनरशिप टू ग्रेजिंग एरिया टू पेस्ट्रोल रूट एक्सेट्रा। जो यूज करने का अधिकार है उसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, जैसे कि ओनरशिप की बात आ रही है, ग्रेजिंग एरियाज आ गई, पेस्ट्रोल रूट आ गया। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट टू रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ इलीगल इविक्शन और फॉरेस्ट डिस्प्लेसमेंट एंड टू बेसिक एम्यूनिटीज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। ये रिहेबिलिटेशन की बात की है जिसमें कि इलीगल इविक्शन हो, फॉरेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो और बेसिक एम्यूनिटीज सब्जेक्ट है, रिस्ट्रिक्शन है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के ऊपर। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें क्या है, प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत, according to section 2 clause 3C of Forest Right Act, to qualify as forest dwelling scheduled tribe and be eligible for recognition of right under FRA, 3 conditions must be satisfied by the applicant who could be member of community। तो जो सेक्शन 2 क्लॉज सी है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, क्वालिफाई करने के लिए आप फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल टाइप से बिलोंग करते हैं, आपको एलिजिबल होना होगा रिकॉग्निशन ऑफ राइट अंडर FRA। उसके लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा एप्लीकेंट को, जो कि मेंबर हो उस कम्युनिटी के। पहला तो कि वो शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए उस एरिया में जहां पर राइट को वो क्लेम कर रहा है। दूसरा, प्राइमरी रेसाइड इन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड प्रायर टू 13 December 2005, यानी कि वो पहले से रेसाइड करता है उस एरिया पे 13 December 2005 के। डिपेंड ऑन दी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड, और वो डिपेंड करते हो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड पे अपने बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड के लिए। एंड टू क्वालिफाई एज अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एंड बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राइट अंडर FRA, 2 कंडीशन नीड टू बी फुलफिल। और क्वालिफाई करने के लिए अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो है उसको एलिजिबल होने के लिए आपको 2 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। प्राइमरी रेसिडेंट इन फॉरेस्ट और फॉरेन लैंड फॉर 3 जनरेशन 75 ईयर प्रायर टू 13 December 2005, यानी प्राइमरी रेसिडेंट होना चाहिए फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड पे 3 जनरेशन से, यानी 75 ईयर्स थे 13 December 2005 के पहले से। डिपेंड ऑन दी फॉरेस्ट और फॉरेन लैंड फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड, और वो डिपेंड करना चाहिए फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड पे फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर। आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज इज ए सेंट हु लिव्ड ड्यूरिंग 1870 to 1954। जो आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज थे वो एक सेंट है जो कि 1870 से 1954 के टाइम पे थे। ही लेड एन ऑस्टेयर लाइफ वर्किंग सेल्फलेसली एंड डेडिकेटली टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीरा। वो जो है ऑस्टेयर लाइफ बिताया, वर्क किए सेल्फलेसली और डेडिकेट किया अपने लाइफ को स्प्रेड करते हुए जो मैसेज था लॉर्ड महावीर का। ही ऑल्सो वर्क लेटली फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेज, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल। उन्होंने काम किया रिलेंटली वेलफेयर के लिए, मासेज का स्प्रेड किया एजुकेशन को और इरेडिकेट किया सोशल इविल्स को। He had wrote inspiring literature such as poetry, essay, devotional hymns and statwan। उन्होंने लिखा इंस्पायरिंग लिटरेचर जैसे कि पोइट्री हो गया, एसे हो गया, डिवोशनल हिम्स हो गया, स्तवंस हो गया। He also gave active support to the freedom movement and the cause of स्वदेशी। उन्होंने एक्टिव सपोर्ट भी दिया था फ्रीडम मूवमेंट में जो कि एक काउज था स्वदेशी का। With his inspiration, more than 50 educational institutions of eminence, including college, school and study center, are operational across several states। और इन्हीं के इंस्पिरेशन के कारण more than 50 educational institutions जो है eminence के, including college, school और study center आज ऑपरेशनल है अलग अलग स्टेट में। Recently, to commemorate his 151st birth anniversary celebration, Union government has unveiled the Statue of Peace in Rajasthan। और कमेमोरेट करते हुए इनके 151st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को यूनियन गवर्नमेंट ने अनवील किया स्टैचू ऑफ पीस को राजस्थान में। It is a 151 inch tall statue made up of अश धातु 8 metal with copper being the major constituent। और ये जो है 151 इंच टॉल स्टैचू है जो कि बना हुआ है अश धातु से 8 मेटल से, जिसमें कॉपर मेजर कंस्टिट्यूएंट है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोनार एंड सूर सरोवर रामसर साइट। रिसेंटली द फॉलोइंग लेक्स हैव बीन डेजिकेटेड एज रामसर साइट। अभी हाल ही में जो फॉलोइंग लेक्स है उनको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट। तो पहला है आपका मिटियोर लेक एट लोनार महाराष्ट्र। जो मिटियोर लेक है आपका लोनार महाराष्ट्र में। द लोनार लेक वाज क्रिएटेड बाय द इंपैक्ट ऑफ ए मिटियोर 35,000 टू 50,000 ईयर अगो। ये जो लोनार लेक है वो क्रिएट हुआ था इंपैक्ट के कारण एक मिटियोर का 35,000 से 50,000 ईयर अगो। इट इज अ पार्ट ऑफ लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच फॉल अंडर द अनफाइल्ड कंट्रोल ऑफ द मेलघट टाइगर रिजर्व। ये जो है पार्ट है लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कि आता है यूनिफाइड कंट्रोल में मेलघट टाइगर रिजर्व के। इट इज द सेकंड रामसर साइट इन महाराष्ट्र आफ्टर नांदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। ये सेकंड रामसर साइट हो गया महाराष्ट्र का। पहला आपका नांदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी है जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। द वाटर इन द लेक इज हाईली सलाइन एंड अल्कलाइन कंटेनिंग स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एनारोबिक साइनोबैक्टीरिया एंड फाइटोप्लैंक्टन। जो वाटर इस लेक का काफी ज्यादा सलाइन और अल्कलाइन है जिस कारण वहां पे स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जैसे कि एनारोब्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए। दूसरा जो था आपका सुर सरोवर जो कि आगरा पे है। इट इज ऑल्सो नोन एज कीटम लेक सिचुएटेड विद इन द सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी। इसको कीटम लेक के नाम से भी जानते हैं जो कि सिचुएटेड है सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी पे। दिस लेक इज सिचुएटेड अलॉन्ग साइड रिवर यमुना इन आगरा उत्तर प्रदेश। ये जो लेक है वो सिचुएटेड है अलॉन्ग साइड रिवर यमुना के आगरा में यूपी के। द सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी कवर एन एरिया ऑफ 7.97 स्क्वायर किलोमीटर। और जो सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी है वो कवर करता है एरिया ऑफ 7.97 स्क्वायर किलोमीटर का। इट ऑल्सो हैज अ बियर रेस्क्यू सेंटर फॉर रेस्क्यू डांसिंग बियर। इसका एक बियर रेस्क्यू सेंटर भी है रेस्क्यू डांसिंग बियर के लिए। अर्लियर दिस ईयर कबरताल वेटलैंड बिहार एंड आसाम कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड और ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। और इसी साल क्या था जो कबरताल वेटलैंड था बिहार का और आसाम कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का उसको भी डेजिग्नेट किया गया रामसर साइट। यानी इस साल 4 रामसर साइट आपके हो गए। विथ लेटेस्ट इंक्लूजन द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया इज 41 द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। और जो ये लेटेस्ट इंक्लूजन हुआ है टोटल नंबर जो है रामसर साइट का अब इंडिया में 41 हो गया। इस कारण ये हाईएस्ट हो गया है साउथ एशिया में रामसर साइट में। लास्ट टॉपिक हमारा मेगा ट्रेड ब्लॉक आरसीईपी टेक ऑफ। जो मेगा ट्रेड ब्लॉक था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का वो भी हाल ही में हुआ है। द इनिशियलाइजिंग सेरेमनी ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाज हेल्ड रिसेंटली अमंग मेंबर कंट्रीज ऑन द साइडलाइन ऑफ 37 एशियन समिट। जो इनिशियलाइजिंग सेरेमनी था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का वो भी हाल ही में हुआ है अमंग मेंबर कंट्रीज के बीच में ऑन द साइडलाइंस ऑफ 37th एशियन समिट के। द मेगा ट्रेड ब्लॉक कंप्राइजेस 15 कंट्रीज लेड बाय चाइना, 10 एशियन मेंबर्स एंड ऑस्ट्रिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। जो मेगा ट्रेड ब्लॉक है उसमें 15 कंट्रीज है। पहले 16 था लेकिन इंडिया अब उससे बाहर निकल गया है। तो 15 कंट्री कौन कौन से? तो 10 एशियान के मेंबर है और 5 ऑस्ट्रिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। ये जो ग्रुप है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिप्रेजेंट करते हैं एटलीस्ट 30% ग्लोबल जीडीपी के और ये इमर्ज करते हैं लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्ल्ड का। जो मेगा ट्रेड ब्लॉक है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बूस्ट करेगा, कमेंट्स करेगा जो मेंबर कंट्रीज है और स्प्रेड करेगा अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेंबर कंट्रीज है आरसीईपी के। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड जो कि आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसके 12 मेंबर है उसका मेंबर है। और एशियान के जो 10 मेंबर थे लाओ, पीडीआर, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। तो ये जो आपके 15 कंट्रीज है ये आपके आरसीईपी के हो गए। और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के जो 12 मेंबर है तो उसमें आपका आरसीईपी के ये मेंबर आ गए ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड। और एशियान के आपके 4 मेंबर आ गए ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। और बाकी आपके आ गए 5 यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, चाइल्ड, पेरू, मेक्सिको। अब इस फिगर के माध्यम से आपको रिमेंबर करने में काफी आसानी होगी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीईपी। क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव है आरसीईपी का? टू लोअर टैरिफ, ओपन अप ट्रेड इन सर्विस एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट टू हेल्प इमर्जिंग इकोनॉमी कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये लोअर करेगा टैरिफ को, ओपन करेगा ट्रेड को सर्विस के फील्ड में और प्रमोट करेगा इन्वेस्टमेंट को ताकि मदद किया जाए इमर्जिंग इकोनॉमी का कि वो कैचअप करे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। टू हेल्प रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम फॉर कंपनीज बाय अलाउइंग देम टू एक्सपोर्ट ए प्रोडक्ट एनीवेयर विद इन द ब्लॉक विदाउट मीटिंग सेपरेट रिक्वायरमेंट फॉर ईच कंट्री। ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट को और टाइम को जो कंपनी को अलाउ करना पड़ता था अलग अलग कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट को एनीवेयर। इससे क्या होगा? सेपरेट रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट ऑल्सो टचेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट विल नॉट कवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लेबर राइट। ये टच करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी लेकिन ये नहीं कवर करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लेबर राइट को। ये जो है मेनली मैटर करता है इसलिए क्योंकि ये जो है न्यू ट्रेड रूल होगा रीजन का और चाइना जो है इसको बैकअप दे रहा है विथ नॉट इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें यूएस का कोई इंक्लूजन नहीं है। ऑब्जर्वर का मानना है कि ये सॉलिडिफाई कर रहा है चाइना के ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल एम्बिशियस को इस रीजन पे।
क्यों इंडिया इससे बाहर निकला था? इंडिया डिसाइडेड टू एग्जिट आरसीईपी नेगोशिएशन ओवर सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यू। इंडिया जो है उसने डिसाइड किया था कि वो एग्जिट कर गया आरसीईपी नेगोशिएशन से सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यू को लेकर। इसका जो डिसीजन था कि वो सेफगार्ड करे इंटरेस्ट जो है इंडस्ट्री और जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, और एडवांटेज जो है कंट्री सर्विस सेक्टर को उस पर ध्यान दे। द करेंट स्ट्रक्चर ऑफ आरसीईपी स्टिल डज नॉट एड्रेस दिस इश्यू एंड कंसर्न। और जो अभी स्ट्रक्चर आपका आरसीईपी का वो अभी भी एड्रेस नहीं कर रहा है इस प्रॉब्लम और कंसर्न को। हाउ फार इज चाइना प्रेजेंट अ फैक्टर? चाइना का प्रेजेंस होना कहाँ तक एक फैक्टर है? तो सबसे बड़ा रीजन है एक तो एस्केलेटेड टेंशन इंडिया और जो लद्दाख को बॉर्डर को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन बढ़ा है, तो एस्केलेटेड टेंशन विद इंडिया चाइना कंसीडर टू बी अ मेजर रीजन फॉर इंडिया डिसीजन। जो एस्केलेटेड टेंशन है चाइना के साथ कंसीडर किया जा रहा है कि मेजर रीजन है इंडिया के डिसीजन के लिए। मेजर इश्यू दैट वर अनरिजॉल्व ड्यूरिंग आरसीईपी नेगोशिएशन वर रिलेटेड टू द एक्सपोजर दैट इंडिया वुड हैव टू चाइना। और जो मेजर इश्यू जो कि अनरिजॉल्व रह गया था आरसीईपी के नेगोशिएशन में, वो रिलेटेड था एक्सपोजर को लेकर इंडिया को चाइना से के केस में। सर्ज इन इंपोर्ट, इंडिया का मानना है जो इंपोर्ट सर्ज कर जाएगा। दिस इंक्लूड इंडिया फियर दैट देयर वाज इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्ज इन इंपोर्ट, कि इंडिया का मानना है कि यहाँ पे इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा सर्ज इन इंपोर्ट को लेकर। इस कारण क्या होगा? पॉसिबल सर्कमवेंशन ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन होगा, जो क्राइटेरिया है जो कि डिटरमाइन करता है नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट को। अगर एब्सेंस होता है, अदर पार्टनर कंट्री क्या है, डंप करेगा अपने प्रोडक्ट को बाय रूटिंग देम थ्रू अदर कंट्रीज दैट एंजॉय लोअर टैरिफ। यानी जो अदर कंट्री जहाँ पे लोअर टैरिफ है तो वो उस माध्यम से हमारे कंट्री पर डंप कर सकते हैं। इंपोर्ट हमारा ज्यादा होगा तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। इनेबिलिटी फॉर काउंटर मेजर, जो हमारा इनेबिलिटी होगा काउंटर मेजर्स लगाने के लिए। इंडिया वाज अनेबल टू इंश्योर काउंटर मेजर्स लाइक एन ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म टू रेज टैरिफ ऑन प्रोडक्ट वेयर देयर इंपोर्ट्स क्रॉस एट सर्टेन थ्रेशोल्ड। इंडिया जो है अनेबल हो जाएगा इंश्योर कर पाने में काउंटर मेजर्स को, जैसे कि ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म, ताकि वो टैरिफ लगा सके प्रोडक्ट में जब वो क्रॉस कर जाए एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट को। ये भी फैसिलिटी नहीं थी। इट ऑल्सो वांटेड आरसीईपी टू एक्सक्लूड मोस्ट फेवर नेशन ऑब्लिगेशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट स्पेशली टू कंट्रीज विथ विन विच इट हैज बॉर्डर डिस्प्यूट। इसने कहा था आरसीईपी को एक्सक्लूड करे जो मोस्ट फेवर नेशन का ऑब्लिगेशन है इन्वेस्टमेंट को लेके, स्पेशली वैसे कंट्री से जिसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। क्योंकि इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट जिस कंट्री से अगर वो इसमें इंक्लूड है, अगर उसको मोस्ट फेवर नेशन का मिल जाता है तो वहां पे आपका आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके आराम से बहुत सारा रास्ता खुल जाएगा, जो कि इंडिया के सिक्योरिटी, इंडिया के इकोनॉमी सबके लिए बहुत ही खराब होगा। नो एश्योरेंस ऑफ मार्केट एक्सेस टू इंडिया, कोई एश्योरेंस नहीं था मार्केट का लेके एक्सेस को लेके इंडिया का। आरसीईपी ऑल्सो लैक क्लियर एश्योरेंस ओवर मार्केट एक्सेस इश्यू इन कंट्रीज सच एज चाइना एंड नॉन टैरिफ बैरियर ऑन इंडियन कंपनी। आरसीईपी जो है वो लैक कर रहा था, कोई क्लियर एश्योरेंस नहीं दे रहा था मार्केट एक्सेस को लेके जो इश्यू था कंट्रीज सच एज चाइना को लेके, और जो नॉन टैरिफ बैरियर था इंडियन कंपनीज के ऊपर। ये जो एग्रीमेंट था वो फोर्स कर रहा था इंडिया को वो एक्सटेंड करे बेनिफिट जो कि दिया गया अदर कंट्री को फॉर सेंसिटिव सेक्टर जैसे कि डिफेंस हो गया ऑल आरसीईपी मेंबर को। तो ये तो पॉसिबल और वायबल भी नहीं कि हम सारे को डिफेंस सेक्टर में दे। डिफेंस एक क्रिटिकल सेंसिटिव सेक्टर है तो उसका तो जेन्युइन से बात है कोई मतलब ही नहीं बनता है। ट्रेड बैलेंस पैराडॉक्स, जो ट्रेड बैलेंस पैराडॉक्स है, इंडिया स्टैंड्स ऑन द डील आल्सो कम एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस दैट इज विद सेवरल आरसीईपी मेंबर विद सम ऑफ विच इज हैड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया का जो स्टैंड है डील को लेकर रिजल्ट था लर्निंग जो सीखा अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस के कारण बहुत सारा आरसीईपी मेंबर के साथ, उसमें से कुछ तो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मेंबर है। इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट है 11 ऑफ द 15 आरसीईपी कंट्रीज से, और सम एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया जो है वो अनेबल था कि वो लेवरेज कर पाए एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है सेवरल आरसीईपी मेंबर के साथ, ताकि वो इंक्रीज करे एक्सपोर्ट को। इंडिया के पास जो अब ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि वो आरसीईपी को तो ज्वाइन किया नहीं है। India as an ongoing negotiation participant of RCEP had the option of joining the agreement without having to wait 18 months as stipulated for new member in terms of the pact. इंडिया के पास जो है ओरिजिनल नेगोशिएशन पार्टिसिपेंट होने के कारण आरसीईपी के पास ऑप्शन है कि वो ज्वाइन कर सकता है इस एग्रीमेंट को बिना उसको वेट करना होगा, 18 मंथ का इंतजार नहीं करना होगा जैसा कि नियम है न्यू मेंबर्स के लिए इस पैक्ट में शामिल होने का। आरसीईपी सिग्नेटरी स्टेट सेड दैट प्लान टू कमेंस नेगोशिएशन विद इंडिया वंस इट सबमिट ए रिक्वेस्ट ऑफ इट इंटेंशन टू ज्वाइन एंड इट मे पार्टिसिपेट इन मीटिंग एज एन ऑब्जर्वर प्रायर टू इट एक्सेशन। आरसीईपी सिग्नेटरी स्टेट का कहना है कि वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है नेगोशिएशन को, इंडिया को सिर्फ सबमिट करना होगा एक रिक्वेस्ट इंटेंशन कि वो ज्वाइन करना चाहता है और वो पार्टिसिपेट कर सकता है उसके बाद मीटिंग में ऑब्जर्वर के रूप में उसके एक्सेशन होने के पहले भी। अ पॉसिबल अल्टरनेटिव फॉर इंडिया इज टू रिव्यू इट एग्जिस्टिंग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद सम अदर्स आरसीईपी मेंबर एज वेल एज न्यूअर एग्रीमेंट विद पोटेंशियल फॉर इंडिया एक्सपोर्ट। और एक पॉसिबल अल्टरनेटिव इंडिया के लिए ये भी है कि वो रिव्यू कर सकता है अपना एग्जिस्टिंग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है बाकी सब कंट्रीज के साथ, और जो आरसीईपी मेंबर है उसके साथ न्यूअर एग्रीमेंट कर सकता है पोटेंशियल जिसका हो इंडिया के एक्सपोर्ट के फील्ड में फायदा हो।
There is also a growing view that it would serve India interest to invest strongly in negotiating bilateral agreement with the US and European Union. Both currently a work in progress. और यहाँ पे ग्रोइंग व्यू ये भी है कि इंडिया जो है वो इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्ट्रांगली नेगोशिएट कर सकेगा बायलैटरल एग्रीमेंट यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ, दोनों के साथ करंटली वर्क जो है प्रोग्रेस में चल भी रहा है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम ब्रीफली इसके बारे में बुलेट पॉइंट समझ ले। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट, पावर, फंक्शन एंड पोजीशन। इसमें हम लोगों ने जाना कि ये न्यूज में क्यों आया, फिर क्या प्रोसीड्यूर है अपॉइंटमेंट का, टेन्योर क्या है सीएम का, पावर और फंक्शन जो है चीफ मिनिस्टर के। देन हम लोगों ने पढ़ा एक्यूज कैन गेट बेल इफ प्रोब इज नॉट ओवर इन टाइम। इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूज में क्यों आया, फिर प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग द एक्यूज को जो बेल मिल सकता है, फिर रीजन क्या है इंक्रीजिंग अंडर ट्रायल का प्रिजन पे। देन हम लोगों ने पढ़ा द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसमें हम लोगों ने देखा न्यूज में क्यों आया, फिर पिटीशन को रिजेक्ट करने का रीजन क्या था, इश्यूज क्या क्या है, ऑप्शन राइट क्या है अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट के, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर कि वो एलिजिबल हो जाए लैंड ओनरशिप के लिए। देन हम लोगों ने किया आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर, इसके बारे में हम लोगों ने जाना फैक्ट रिगार्डिंग टू हिम, उसका ये न्यूज में क्यों आया, तो जो स्टैट्यू ऑफ पीस इरेक्ट किया गया राजस्थान में इस कारण। देन हम लोगों ने किया लोनार एंड सूल सरोवर रामसर साइट, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि फैक्ट जो है रिलेटेड टू इससे, उसका सूल सरोवर के बारे में फैक्ट जाना, फिर रामसर साइट जो 41 हो गया है इन दोनों के इंक्लूड होने के कारण, तो हाईएस्ट हो गया इंडिया पे साउथ एशिया पे। लास्ट टॉपिक था हमारा मेगा ट्रेड ब्लॉक आरसीईपी टेक ऑफ, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूज में क्यों आया, इसके मेंबर्स कौन है, फिर फैक्ट रिगार्डिंग आरसीईपी को कंसीडर किया, फिर एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या आरसीईपी का, क्यों इंडिया जो है इससे वॉकआउट किया, फिर जो चाइना का फैक्टर था ये, अब क्या ऑप्शन इंडिया के पास बचता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share the video. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.